नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सी अफवाहें हैं जिनसे आप दूर रहें। और साथ में हम लेकर आते हैं आपके लिए नामी गिरामी लोगों, रिसर्चर्स, वैज्ञानिकों के खास इंटरव्यू। और हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर नवीन डैंग, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और फाउंडर हैं डॉक्टर डैंग्स लैब के। तो चलिए सबसे पहले बात टेस्टिंग की करते हैं। अब तक तो लोगों को ये लग रहा है कि जिन लोगों में फ्लू के लक्षण हैं उनका कोरोना टेस्ट होना जरूरी है, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये एक अधूरा सच है। यूके के एक संस्थान ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स के सर्वे के मुताबिक जिन लोगों में कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं है उनमें से आधे से अधिक लोग टेस्ट कराने के बाद कोरोना संक्रमित पाए गए, यानी कि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। इसके साथ ही टेस्ट की क्वालिटी को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत में फिलहाल कोरोना को लेकर 4 तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी भी टेस्ट की रिपोर्ट 100% सही नहीं होती है। कुछ मामलों में तो 60% तक गलत होने की भी आशंका होती है। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन से 4 तरह के टेस्ट भारत में किए जा रहे हैं। सब जानते हैं RT-PCR टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है, सबसे ज्यादा रिलायबल टेस्ट माना जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी कि RAT टेस्ट, इसका इस्तेमाल भी दिल्ली में खास तौर पर काफी ज्यादा हुआ है और दूसरे राज्यों में भी शुरू हो चुका है। ट्रूनैट टेस्ट और साथ में एंटीबॉडी टेस्ट। तो ये 4 टेस्ट हैं जिनका इस्तेमाल इस वक्त भारत में हो रहा है, लेकिन अलग अलग संख्या में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर नवीन डैंग, जो कि संस्थापक हैं डॉक्टर डैंग लैब के, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर डैंग। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं और सबसे भरोसेमंद कौन से टेस्ट हैं। इस समय डायग्नोसिस के लिए हमारे पास 3 प्रकार के टेस्ट हैं। पहला है हमारा रियल टाइम PCR से कहते हैं। वो एक RNA बेस्ड टेस्ट है जिसमें जैसे कि आप सब जानते होंगे पहले भी कि मरीज के या सस्पेक्टेड मरीज के नाक से और गले से एक स्वाब लिया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट मीडिया में डाल के लैब में लाया जाता है। लैब पे एक स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें कि बायोसेफ्टी लेवल 2+ जिसे कहते हैं। वहां पर इसमें से एक स्वाब लाया जाता है, उसमें से RNA की एक्सट्रैक्शन करी जाती है और से फिर एम्प्लीफाई करा जाता है देखने के लिए जिसमें RNA प्रेजेंट है। अगर RNA प्रेजेंट हो तो हम उसको बोलते हैं कि कोविड पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव तो बोलते हैं कि कोविड नेगेटिव। ये आज तक यही एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसके साथ में एक और टेस्ट है जिसको कि CB-NAT कहते हैं, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एंटीजन टेस्ट। वो भी एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है, वो भी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ही है और उसका प्रिंसिपल भी रियल टाइम PCR ही है। इस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी मतलब कहने का है कि अगर ये इसकी पॉजिटिव पकड़ने की एबिलिटी और नियरली 100% है। कहने के तात्पर्य ये है कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि ये 100% पॉजिटिव ही है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी यानी कि इसमें से अबाउट 30 से 35% लोग हैं जो मरीज हम मिस कर जाते हैं इस टेस्ट से। तो एडवांटेज है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो चांसेस है कि 30% हम मिस कर रहे हैं, लेकिन यही सबसे बेहतरीन टेस्ट या बेस्ट टेस्ट एट द मोमेंट अवेलेबल है। तो डॉक्टर डैंग, ये तो समझ में आ गया कि हम लोग खास तौर पर 2 टेस्ट पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ये जो एंटीजन टेस्टिंग है इस पर दिल्ली के हाईकोर्ट ने सवाल उठाया था और अदालत ने पूछा था दिल्ली सरकार से कि अगर ये रिलायबल नहीं है तो इसका इस्तेमाल क्यों, तो क्या वजह है कि इसका इस्तेमाल होता है अभी भी? देखिए, ये मेरा सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हेल्थ अथॉरिटीज हैं, उन्हें कुछ सोच के ही रैपिड एंटीजन शुरू किया है। रैपिड एंटीजन मास स्केल में करा जा सकता है। भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां पर की बहुत जगह है जहां पर की सैंपल कलेक्शन की सुविधाएं नहीं है, जहां पर की टेस्टिंग की फैसिलिटीज नहीं है। वैसी जगह में एक रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए या कोई ट्रेन मैन पावर नहीं चाहिए, वहां के लिए ठीक है। लेकिन दूसरी इसका फ्लिप साइड ये है कि अगर टेस्ट की रिलायबिलिटी कम है तो क्यों करा जाए? तो ये तो सोचना ही पड़ेगा पॉलिसी मेकर्स को। मैं तो आज भी ये कहूंगा
कि ज्यादा एम्फोसिस रियल टाइम पीसीआर को ही देना चाहिए, और इस टेस्ट को हमें उन्हीं सिचुएशन में यूज करना चाहिए जहां पर कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है आरटीपीसीआर करने का। आरटीपीसीआर करने के लिए हमें अगर किसी घर भी जाना पड़े तो प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह की सड़कें हैं, जिस तरह का ट्रैफिक है, जितना टाइम लग जाता है, तो उसमें नंबर ऑफ टेस्ट व्हिच वी हैव टू परफॉर्म इज मच लेस। उसके लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट कैन बी यूज्ड, बट बहुत ध्यान से सोच समझ के इसको इंटरप्रेट करना चाहिए कि ये ट्रू नेगेटिव है ये फॉल्स है। जी, तो शायद हम लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट में आए हुए नेगेटिव को नेगेटिव मानना ही नहीं चाहिए और उसके आगे आरटीपीसीआर टेस्टिंग करनी चाहिए। लेकिन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अब लापरवाही आप देख रहे हैं लॉकडाउन को लेकर। आजकल एक तो अंजलि जी, मैं कहूंगा कि लोगों के सोच थोड़ी सी 4 महीने के बाद, कोविड के लॉकडाउन या कोविड के 4 महीने के बाद, एक जैसे कई बार कहा है कोविड फटीग सा हो गया है। अब लोग, पीपल आर नॉट बीइंग दैट केयरफुल, वो इतने सावधान नहीं है जितना ये होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अब सड़कों पे कितनी भीड़ है, उतने ही ट्रैफिक जैम है। मैं देख रहा था एक दिल्ली की लीडिंग मॉल में इस संडे को 8,500 से 9,000 लोगों ने वहां पर शॉपिंग करी। लोग पार्टीज भी कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। अब सुना है कि सिनेमा हॉल भी खुलने जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि ये टेम्पररी फेज है, जबकि थोड़े सा हमें लग रहा है कि केसेस कम हो रहे हैं। सो वी शुड नॉट लेट अ गार्ड डाउन। अगर हम सावधान रहना कम कर देंगे तो फिर इसके स्पाइक बढ़ने शुरू हो सकते हैं। जितना सब लोगों ने मिलकर प्रयत्न किया है पिछले 4 महीने से, ये ना हो कि सारा का सारा बेकार जाए। तो मैं अपने मित्रों से, अपने देशवासियों से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने पहले केयरफुल थे उतने ही केयरफुल रहें, उतना ही सोशल डिस्टेंसिंग रखें। मास्क इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मास्क सही तरीके से पहने। मैं परेशान हो गया हूँ देख देख के लोगों ने मास्क पहने होते हैं, प्रॉपरली पहने नहीं होते। हर यूट्यूब के चैनल में दिखाया गया है कि मास्क को पहनने के उतारने की क्या तरीका है। मास्क को सही तरीके से पहने। मास्क शुड बी लाइक समथिंग इतनी टाइटली आपको फिट करे कि कोई वहां पर अंदर से घुसने की, कोई भी हवा घुसने का कोई भी उसमें अंदेशा ही ना रहे। और मास्क को पकड़े ठीक तरह, उसको उतारे ठीक तरह, पहने ठीक तरह। ये छोटी छोटी चीजें ये बहुत आवश्यक हैं। अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। अगर किसी को आवश्यक तरीके से मिलना भी है तो एक दूसरे के सामने ना बैठे, साइड वाइज बैठ के बात करें। और खाना खाने के लिए तो एक दूसरे घर बिल्कुल ना जाए। और इस समय तक यह पूरा ख्याल रखें कि यही एक समय है जबकि अपने देश को, दुनिया को एक पैंडेमिक से हम अपने आप को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर डैंग। और जैसा कि उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कहीं ना कहीं हम थक गए हैं और उसके बीच में अनलॉक की प्रक्रिया भी चालू हो गई है। इसी क्रम में अब कल यानी कि 5 अगस्त से योग सेंटर और जिम खुलने जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से कई सख्त गाइडलाइन भी जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चे जिम या योग सेंटर नहीं जाएंगे। गर्भवती महिलाएं भी नहीं जा सकती हैं, साथ में जिनको कोई बीमारी है वो भी वहां नहीं जा सकते हैं। और एक दूसरे से 6 फुट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है, मास्क लगाना अनिवार्य है। तो इस तरह की कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लेकिन अगर आप वहां जाना चाहते हैं जिम में, तो आपको ये बता दें कि जिम जो है वो इसलिए भी खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। एक स्टडी कहती है कि 25% जो सतह हैं उन पर फ्लू या फिर ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ये मौजूद होते हैं। और इनको सैनिटाइज करना भी इतना आसान नहीं होता है क्योंकि आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े टाइप की चीज़ें वहाँ पर होती हैं। डंबल हो गया, इनकी शेप्स ऐसी होती हैं, आकार ऐसा होता है कि वायरस का इसमें छुपना कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। और कसरत करते हुए आप सांस भी जोर जोर से लेते हैं, ड्रॉपलेट चारों तरफ फैलती है। तो अगर हवा वहाँ ढंग से सर्कुलेट ना हो रही हो तो दिक्कत आ सकती है। हमारे साथ डॉक्टर रोमिल टिक्कू जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जिम्स को बेहतर बनाया जा सकता है, सुरक्षित बनाया जा सकता है और आप खुद भी कुछ बातों का ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर टिक्कू, हमें पता है
कि कुछ गाइडलाइंस तो सरकार ने जारी कर दी हैं, लेकिन जब हम खुद एज एन इंडिविजुअल जब जाते हैं तो पर्सनल हाइजीन कौन कौन सी है जिसका ख्याल रख सकते हैं जो हमें सिक्योर कर देगा ऐसे एनवायरनमेंट में भी? देखिए, जब आपको जिम जाना हो तो एक तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि आप अपने साथ अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स ले जाइए। जैसे मैट्स हैं, टॉवल्स हैं, सैनिटाइजर है, मास्क है, आप अपना साथ में ले जाइए। वहां ना शेयर करें किसी के साथ। और जब आप वहां जाते हैं तो वहां पर भी वैसे भी गाइडलाइंस फॉलो होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी। और वहां पर जो होगा वो ये होगा कि इक्विपमेंट भी एक दूसरे से दूर होगा, सो दैट वो उसमें भी एक प्रॉक्सिमिटी ना हो लोगों में एक्सरसाइज करते समय। और उसके अलावा वहां पर जो लोग यूजुअली वॉशरूम्स यूज करते हैं, चेंजिंग रूम्स यूज करते हैं, वो भी अवॉइड करना होगा। वहां जाके अलग से अपनी एक्सरसाइज करनी होगी, अपना मास्क लगाना होगा। और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि एक्सरसाइज करते टाइम पे N95 मास्क या कोई मास्क जो बहुत ही सफोकेट कर रहा हो वो ना यूज करें, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो लोग हॉस्पिटल्स में भी N95 लगा के सीढ़ियां चढ़ते हैं उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज करते टाइम। तो लूज फिटिंग एक मास्क लगाएं और वहां पर हाइजीन का ध्यान रखें, अपना हाथ साफ कीजिए। और ये मशीनें वगैरह जो ये यूज कर रहे हैं वहां पर भी जो एम्प्लॉयज है उन्हें ध्यान रखना होगा, उन्हें साफ करते रहना होगा। इसको डिस्टेंस वैसे ही मेंटेन करनी होगी। वो जो ट्रेनर्स वगैरह होते हैं उन्हें भी दूर रहना होगा। और ये जो ग्रुप में वर्कआउट्स करते हैं या बाद में आफ्टर द सेशन स्ट्रेचिंग वगैरह होती है वो भी नहीं करना चाहिए। जो स्टीम बाथ वगैरह होता है ये बहुत अलग किस्म का अब वातावरण है और इसमें हमें ये प्रिकॉशन जरूरी लेनी होंगी। ये पुराना समय नहीं है, अब न्यू नॉर्मल है। और अकॉर्डिंगली हमें जिम वगैरह में भी ध्यान से ये सब प्रिकॉशंस लेते हुए ही जाना होगा। आप सही कह रहे हैं कि हमें खुद का इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। जिम्स भी कुछ कर सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि कई जगह मैं देख रही थी कि आप अगर अस्पताल जाना चाहते हैं आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, अगर आप बाल कटाने जाना चाहते हैं आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जिम में ये जो वॉक इन कल्चर है उसे नहीं बदला जा सकता क्या? जरूर, अब तो वॉक इन कल्चर तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट लेना चाहिए आइडियली। और ये स्टैगर्ड तरीके से होगा। ये नहीं होगा कि जितने लोग आ रहे हैं वो सब जिम में जा रहे हैं। जिम ओनर्स जो हैं या एम्प्लॉयज हैं उन्हें अपॉइंटमेंट देना होगा, स्लॉट्स रखने होंगे। सुबह 4-5 लोग, दोपहर में 4-5 लोग, शाम को। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे लोग एक साथ वहां जाए। उनमें से अगर एक भी व्यक्ति इन्फेक्टेड होगा तो वो इन्फेक्शन फैला सकता है और फिर जिम ही बंद हो जाएगा। इससे बेटर है कि वो स्टैगर्ड तरीके से अपॉइंटमेंट्स दे। और जिम के अंदर भी जो एम्प्लॉयज हैं, ट्रेनर्स हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। वो थर्मल स्क्रीनिंग हो या जो भी हो, उनका सैचुरेशन चेक होना चाहिए, उनकी हिस्ट्री लेनी चाहिए। और जिनको भी फ्लू लाइक इलनेस रही हो पिछले 5-10 दिन में उन्हें बिल्कुल काम पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो भी उन लोगों को जो वहां आ रहे हैं जिम यूज करने के लिए इन्फेक्शन दे सकते हैं। सो जिम ओनर्स का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपॉइंटमेंट स्टैगर्ड तरीके से रखें। वहां का जो इक्विपमेंट है उसको साफ करते रहे हर आधे एक घंटे में, और लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करें वहां पर। और ये जो कॉमन प्लेसेस हैं जैसे स्टीम है, सोना है, ये सारी चीजें नहीं करनी होंगी। और वॉशरूम्स, चेंजिंग रूम्स में ध्यान रखें। तो दोनों को ख्याल रखना है, जिम जाने वाले को भी और जिम चलाने वाले को भी। आप हमारे साथ बने रहें। अब लोगों के भेजे हुए सवालों के जवाब देने का वक्त आ गया है। हमारे व्यूअर्स ने सवाल भेजा है। सबसे पहला सवाल शौर्या का है, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। मेरा नाम है शौर्य ठकरान। मेरा प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है और फिर ठीक भी हो जाता है, क्या उसे कोरोना वायरस फिर से हो सकता है? उसे क्या क्या सावधानी फिर से लेनी चाहिए? डॉक्टर रोमिल। अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया कि दोबारा कोरोना वायरस हो जाए, बट इस पे आगे रिसर्च होगा, क्योंकि अभी 4 महीने ही हुए हैं। 5-6 महीने के बाद हमें ज्यादा जानकारी होगी। इस पे स्टडीज चल रही हैं, बट अभी तक जो जानकारी है, जो रिसर्च है, जो साइंटिस्ट डॉक्टर्स की एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग दोबारा नहीं होता, क्योंकि जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं वो कम से कम 2-3 महीने तक रहती हैं। और उसके अलावा टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है। बहुत सारी चीजें होती है इम्यूनिटी में जो आपको बचाती है इन्फेक्शन से। यूजुअली ऐसा नहीं होता, बट आगे जाके अगर हम स्टडीज देखें या रिसर्च करें मे भी ऐसा होता हो, बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, ठीक होने के बाद भी खैर अपनी सावधानियां पूरी बरतें। अब शिखा का सवाल ले लेते हैं, दिल्ली से पूछ रही हैं। मेरा नाम शिखा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर छोटे बच्चे को कोरोना हो जाता है तो एज अ पेरेंट मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, एक पॉजिटिव चीज ये है कि बच्चों में इन्फेक्शन काफी माइल्ड है।
और वो ज्यादा फैला भी नहीं रहे, उनमें वायरल लोड भी कम है, उसके बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं। बट पॉजिटिव ये है कि बच्चों में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब बच्चों को ऐसा सिम्टम्स आए, बच्चों में यूजुअली आपको अलग तरह के सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे डायरिया है, वॉमिटिंग है, पेट दर्द है। उन्हें टिपिकली बुखार खांसी नहीं होता है, हो सकता है, बट ये गैस्ट्रो सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। तो जैसे ही इन्हें ऐसे कोई लक्षण हो, खाना नहीं खा रहे, उल्टी हो रही हो, पेट दर्द हो, या डायरिया हो, या हल्का फुल्का बुखार हो, तो आपको तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के मामले में आपको ज्यादा सतर्क रहना होगा। उन्हें ओवर द काउंटर दवाइयां वगैरह नहीं देनी चाहिए। ज्यादा में ज्यादा आप उन्हें पैरास्टामोल सिरप दे सकते हैं और पानी ORS दे सकते हैं। बट जैसे ही उन्हें आपको लगे ऐसा लक्षण है, तो आप पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट कर लीजिए, और जो वो बोलेंगे वही आप कर लीजिए। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर रोमिल। और फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे भारत में अब सबसे ज्यादा मामले और मौत आ रही हैं पर डे के हिसाब से, और क्या अल्ट्रावायलेट लाइट के इस्तेमाल से वायरस को हटाया जा सकता है और एरिया को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। हमारे इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब कोरोना ने बहुत कुछ बदल डाला है। अब साफ सफाई, अब डिसइंफेक्शन के बगैर अधूरी है। यही वजह है कि अब दफ्तर, स्कूल, जिम्स, मॉल्स इत्यादि को बड़े पैमाने पर कीटाणुओं को खत्म करने के तरीके ढूंढने होंगे। इसका एक तरीका है अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल। यूवी सेफ के नाम से एक ऐसा उपकरण लॉन्च किया जा रहा है जो बैक्टीरिया और वायरस, जिसमें कोरोना वायरस भी शामिल है, उसे नष्ट करने का दावा कर रहा है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रोहन ओबरॉय जुड़ गए हैं, जो कि फाउंडर और CEO हैं मोमेंटम इंडिया के, जिन्होंने IIT रोपड़ के साथ मिलकर के इसे बनाया है। रोहन, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। तो ये काम कैसे करता है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा IIT की टीम का, हमारे साइंटिस्ट का, जिन्होंने एक्चुअली हमें इसमें गाइडेंस दी और हमें इनकरेज किया है। डॉक्टर सरित के दास की गाइडेंस के अंडर डॉक्टर नरेश राखा, डॉक्टर खुशबू राखा और डॉक्टर शरियर रजा, इन्होंने लास्ट 4 महीने से हमें ये रिसर्च के साथ सिखाया है कि यूवी टेक्नोलॉजी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरफेस और रूम डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूवी सी रेज जो कि हमारे तक नहीं पहुंचती, जो सन से प्रोड्यूस की जाती हैं, जो कि ओजोन लेयर जिसको ब्लॉक करती है और हमें बचाती है उससे, ये लाइट्स उस यूवीसी रेज को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करती हैं और 253.7 नैनोमीटर वेवलेंथ पे वो लाइट जिस भी सरफेस पे गिरती है या जिस भी एरिया पे गिरती है, उस एरिया पे जो भी पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरसेस होते हैं, उनको ये नष्ट कर देती है। तो ये टेक्नोलॉजी का काम मेनली है हर किस्म के वायरस, बैक्टीरिया और पैथोजन को ख़त्म कर देना, जिसके लिए काफ़ी टाइम तक हमने रिसर्च की, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि लाइट एक सरफेस पे गिरे और वो पैथोजन नष्ट हो जाए। एक टाइम फैक्टर होता है जो कि ये पैथोजन का लोड कंटेंट कम करता है। तो वो टाइम को कम करने के लिए वो मैथमेटिकल मॉडलिंग में IIT रोपड़ ने हमारी बहुत मदद की है। जी रोहन, थोड़ा आम लोगों को समझाने के लिए, जब ये यूवी लाइट पड़ेगी तो एक कमरे में अगर ये मशीन चलेगी तो कितने वक्त में और कितने इलाके को ये सैनिटाइज कर सकेगी? अब तो इस डिवाइस में अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। इन द सेंस, अगर आप 200 स्क्वायर फीट का रूम पकड़ें, जो कि आजकल हमारे आम बेडरूम का साइज होता है, तो उस बेडरूम को 99.9% सैनिटाइज करने के लिए ये रफली 6 मिनट लेती है। लार्जर रूम्स के लिए इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें ह्यूमन एरर 0 हो जाता है। ये हर किस्म के सरफेस पे डिसइंफेक्शन करती है विदाउट ऑल्टरिंग, उनका कोई रेसिड्यू नहीं होता। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहन। तो बड़ी इलाकों में जहां पर बार बार फिजिकली सैनिटाइज नहीं किया जा सकता, वहां यूवी लाइट का शायद इस्तेमाल
कारगर साबित हो। चलिए जाने से पहले हम आपको कुछ अहम आंकड़े दिखाते हैं। नए मामलों और रोजाना मौतों के आंकड़े अगर हम देखते हैं तो उसमें भारत पहले नंबर पर आ गया है। अमेरिका और ब्राजील जो कि अभी टोटल आंकड़ों में हमसे आगे हैं, वो अभी भारत से पीछे चले गए हैं डेली आंकड़ों में। यानी कि 24 घंटे में कितनी मौतें होती हैं, अगर इसको आप देखिए तो भारत में सबसे ज्यादा है 803। जो लेटेस्ट आंकड़े बता रहे हैं, भारत में 803 है, ब्राजील में 561 और यूएस में 543। तो आप देख सकते हैं कि भारत पहले नंबर पर आ गया है 24 घंटे में मौतों के आंकड़े में। और यही कहानी 24 घंटे में कितने फ्रेश केसेस या नए मामले आ रहे हैं उसमें भी यही देखा जा रहा है। भारत पहले नंबर में, भारत में सबसे ज्यादा मामले आए हैं, 52,050 मामले। ये 24 घंटे का आंकड़ा है। जबकि दूसरे देशों को देखिए जो टोटल केसेस में हमसे आगे भले ही यूएस नंबर 1 हो, ब्राजील नंबर 2 हो, लेकिन डेली केसेस में वो कम केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि वहां अब संक्रमण हमसे कम हो रहा है और हमारा संक्रमण अब बढ़ता जा रहा है। ये हमारे लिए चिंता की बात हो गई है, क्योंकि अगर इसी तरह हमारा संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता गया तो एक दिन हम उस नंबर 1 पायदान पर पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको याद दिला दें कि हमेशा मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या साबुन से हाथ जरूर धोएं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।